हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेवी वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हेवी वाटर की डिस्कवरी सबसे पहले हेरोल्ड सी यूरे ने 1932 में की थी। इन्होंने बताया कि आपका 1 पार्ट ऑफ D2O या हेवी वाटर D2O होता है आपका, प्रेजेंट होता है 6000 पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। यानी आपका जो ऑर्डिनरी वाटर है उसके 6000 पार्ट में सिर्फ 1 पार्ट है वो D2O का प्रेजेंट होगा। यानी यह बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा या ट्रेसेज में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा मैं कंपेयर कर देता हूं, कुछ प्रॉपर्टी है वाटर की एंड D2O की। पहला मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है इसका 18 होता है और इसका 20 होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, D2O का H2O से ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी क्या होगी, D2O की ज़्यादा होगी। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी D2O की H2O से ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी भी D2O की वाटर से ज़्यादा होगी। इसके अलावा आपको एक और याद होगा कि टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, जैसे वाटर के लिए जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितने पे होती है, 277 केल्विन पे होती है। बट D2O की इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे होगी, ये लगभग 284.2 केल्विन पे होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा है D2O का, क्योंकि वाटर के लिए जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 277 केल्विन पे होती है और D2O की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 284.2 केल्विन पे होती है। इसके अलावा जो विस्कोसिटी है वो भी क्या होगी, D2O की वाटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है, वाटर का D2O से ज़्यादा होता है। मतलब आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करने की जो टेंडेंसी है वो वाटर की हैवी वाटर से ज़्यादा होगी। तो पहले ये प्रॉपर्टी आप नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर, और पहला मेथड है बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपको मैंने बताया था कि वाटर के अंदर D2O बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो हमें लंबे टाइम तक इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी। अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है कैथोड पे केटाइन आते हैं, तो केटाइन क्या होगा, या तो H+ होगा या D+ होगा। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिडक्शन होगा। ठीक है, और 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 की फॉर्म में निकल जाएंगे। अब देखो आप ये कहोगे जी H+ का ही आपने रिडक्शन क्यों करवाया, D+ का क्यों नहीं करवाया। तो हमेशा ध्यान रखना H+ आसानी से रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू D+। कैसे, ये H+ कैसे आया पता चल गया होगा ना, जैसे वाटर है ये आयोनाइज होकर H+ और OH- देता है। इसी तरह से D2O है वो भी क्या होता है, आयोनाइज होता है, तो D+ और OD- देगा। ठीक है, तो केटाइन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, और एनाइन कहाँ जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। तो अब H+ का ही रिडक्शन क्यों हुआ आसानी से D+ के कंपेयर में, तो इसका कारण क्या है, एक तो इसका साइज है वो स्मॉल है, दूसरा इसका जो वेट है वो कम है D+ से, यानी ये क्या लाइटर है, तो लाइटर है, हल्का है, तो इसकी जो मोबिलिटी है H+ की वो D+ से ज़्यादा होगी। तो मोबिलिटी ज़्यादा है तो ये आसानी से कैथोड पे पहुंचेगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि जो H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो लोअर होता है D+ से। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, लोअर है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल D+ से कम है। और तीसरा रीजन क्या है, जैसे ही H बनेगा वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ आसानी से कंबाइन करके H2 की फॉर्म में निकल जाएगा, यानी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस करते किस में है, तो 3 साइंटिस्ट थे, एक ब्राउन, दूसरा एक डिजेट नाम के साइंटिस्ट थे, और तीसरा यूरे। इन तीनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिजाइन किया। वह सेल किसकी बनी हुई थी, स्टील की बनी हुई थी। स्टील सेल है और ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगी ये सेल। यानी मैं इस तरह से दिखा देता हूं, इस पे माइनस साइन हो जाएगा, और इसके अंदर एक प्लेट है निकल की लगी हुई जो एनोड का काम करेगी। और ये प्लेट क्या है, परफोरेटेड है, मतलब इसके अंदर होल्स बने हुए हैं। निकल का क्या है, यहाँ पे एनोड है।
और इस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे गैसेज निकलने के लिए आउटलेट छोड़ दिया हमने, यहाँ से क्या होगी, जो भी गैसेज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो निकलेगी। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ट्रॉम्बे इन बॉम्बे महाराष्ट्र में। उसमें क्या होता है, हैवी वाटर है वो बनाया जाता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना कि ऐसी बहुत सारी यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे ताकि लार्ज अमाउंट में हमें हैवी वाटर मिल सके। अब एक और ध्यान रखना कि अगर मैं 29,000 लीटर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो मुझे क्या होगा, 1 लीटर हैवी वाटर मिलेगा, यानी बहुत कम अमाउंट में होता है ना इसके अंदर। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाता जाऊंगा और तब तक करवाता जाऊंगा जब बहुत कम अमाउंट में क्या बचे, आपका कंसंट्रेशन है या हैवी वाटर बचे। शुरू में क्या था, जैसे ये है H2O और ये D2 है, जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू की तो ये लार्ज अमाउंट में था और ये क्या था, लेस अमाउंट में था। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाता गया इसकी अमाउंट डिक्रीज होती गई और इसकी अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और अब मैं लार्ज मतलब लंबे टाइम तक करवाता हूं तो मुझे 99% प्योर D2O मिलेगा। ठीक है, और दूसरा एक मेथड और यहीं बता देता हूं। दूसरा मेथड है हैवी वाटर बनाने का बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस बेस पे है भाई, कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन और जो D2O का होता है 374.2 केल्विन के लगभग। ठीक है, एनसीईआरटी में डेटा चेक कर लेना। तो D2O का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं डिस्टिलेशन करवाता हूँ, आपने डिस्टिलेशन असेंबली देखी होगी, तो जैसे ये मान लो राउंड बॉटम फ्लास्क है, नीचे से हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं और इसमें क्या है, वाटर भर दिया मैंने जिसमें D2O भी है। ठीक है, यहां मैंने क्या लगा दिया, फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया। इस कॉलम की लेंथ कितनी होगी, 45 मीटर के लगभग होती है, यानी बहुत लंबा फ्रैक्शनल कॉलम हमने लगाया है और इसको मैंने इधर कंडेंसिंग यूनिट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम है तो वाटर तो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा आपका, D2O, जिसे हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा भी D2O को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कॉलम की लेंथ मैंने ज़्यादा क्यों रखी, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब जैसे ही H2O जाएगा उसके साथ कुछ अमाउंट में D2O भी जाएगा, बट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो D2O वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है जिसके द्वारा हम D2O बनाते हैं, नोट करो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, जैसे आपका वाटर था। दूसरी कुछ प्रॉपर्टी मैंने लेक्चर के शुरू में ही बता दी थी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी वगैरह इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये ज़्यादा क्यों होता है, इसका कारण पता चल गया होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो इसमें जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही है जैसी वाटर की थी, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। प्रॉपर्टीज सेम है बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इनकी हाई होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, जैसे रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो क्या होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। बट अगर मैं D2O का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो कैथोड पे D2 निकलेगा और एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगी, यानी डाई ड्यूटेरियम बनेगा कैथोड पे। दूसरा, रिएक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे सोडियम के साथ अगर मैं D2O की रिएक्शन करता हूं, सेम ही है, क्या बनेगा, सोडियम ड्यूटेरोक्साइड बनेगा और D2 गैस निकलेगी। ठीक है, सेम होगा। अगर कैल्शियम के साथ D2O की रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड बनेगा और D2 गैस निकलेगी। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जैसे मैंने रिएक्शन कर दी सोडियम ऑक्साइड के साथ D2O की, क्या बनेगा, सोडियम ड्यूटेरोक्साइड
और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं रिएक्शन करता हूं विद नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था P4O10 के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं, वाटर की करवाई थी मैंने, तो वहां फॉस्फोरिक एसिड बना था, तो यहां क्या बनेगा D3PO4 ड्यूटेरो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। इसी तरह से अगर मैं SO3 के साथ D2O की रिएक्शन करता हूं तो ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं जैसे रिएक्शन है कार्बाइड के साथ कर दूं, नेक्स्ट है जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ करवा दी मैंने इसकी रिएक्शन D2O की, तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम ड्यूटेरोक्साइड प्लस ड्यूटेरो हाइड्रोकार्बन है, तो ड्यूटेरो यहां क्या बनेगी, मीथेन बनेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बाइड होता, उसकी मैं D2O के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, तो क्या बनेगा यहां DC ट्रिपल बॉन्ड CD, यानी ड्यूटेरो इथाइन बनेगी और प्लस कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल जैसे प्लांट्स है, एनिमल है या ह्यूमन लाइफ है, तो उसमें भी क्या होता है कि ये जो रिएक्शन रेट है उसको स्लो कर देगा, यानी ये क्या है, हार्मफुल है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसके यूज क्या क्या होंगे भी, इसके यूज मैं यहां बता देता हूं। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे एक्सचेंज रिएक्शन है, कौन सी, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन। उसमें क्या होगा, जैसे HCl के अंदर मैंने D2O डाल दिया, यानी मैं वाटर या D2O के अंदर HCl डाल दिया, तो यहां क्या होगा, एक D इस H को डिस्प्लेस कर देगा और ये H यहां आ जाएगा, यानी इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन का एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये DCl बन गया और यहां क्या हो जाएगा, एक D चला गया यहां, तो एक D बचा है, तो यहां बन जाएगा HOD। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये रखता जैसे HCl है प्लस वाटर है, तो यहां क्या होता, HCl प्लस वाटर ही बनता। एक हाइड्रोजन यहां से यहां चला गया, ये हाइड्रोजन यहां आ गया, कोई फर्क दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। बट अगर मैंने हैवी वाटर यूज कर लिया तो हमें दिखाई दे रहा है यहां DCl बना है। इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, इसका यूज हम करेंगे ट्रेसर टेक्निक में। ट्रेसर टेक्निक यानी हमें यह मैकेनिज्म बताता है, इससे हमें यह पता चल गया कि इस हाइड्रोजन का यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं H2O यूज करता तो हमें यह लगता कि यहां कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है, ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में क्या होता है, एक प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है ना, तो उसका हमें पता कैसे चला, D2O को यूज करके, वरना अगर मैं वाटर डालता तो वहां पे कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो यह एक्सचेंज रिएक्शन है, बेनिफिशियल है। दूसरा, एक तो इसका यूज हो गया ट्रेसर टेक्निक यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करने में यूज हो गया। दूसरा इसका यूज होता है मॉडरेटर के रूप में। आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है उसमें न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और तीसरा यूज तो मैंने जैसे बताया था कि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाई ड्यूटेरियम बना सकते हैं। तो तीसरा क्या होगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाई ड्यूटेरियम। इसकी एक रिएक्शन और भी है, यह है फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रेट। जैसे हाइड्रेट नहीं होता उसी तरह ये क्या करता है, ड्यूट्रेट बनाता है। ठीक है, जैसे आपका कॉपर सल्फेट है, उसके साथ क्या थे, 5 वाटर के मॉलिक्यूल थे, इसी तरह से इसके भी तो 5 D2O के मॉलिक्यूल है वो अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ड्यूट्रेट बन गया। ठीक है, यहां जो हैवी वाटर है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा कॉपर सल्फेट के साथ। तो इसी तरह से जैसे बेरियम क्लोराइड है, उसके साथ क्या होगा, 2 हैवी वाटर के मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, यानी यह इसका क्या बन गया, ड्यूट्रेट बन गया। एक करेक्शन थी भाई ये वाली, यहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, है ना। जैसे भी मेटल ऑक्साइड है, जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड है, इसमें आप वाटर डालते हो तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, सिंपल ड्यूटेरोक्साइड बनेगा यहाँ पर। तो ये मेरी तरफ से हैवी वाटर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।